आपकी क्या मोटिवेशन थी, क्या रीजन थी कि आप सीए में आए? और भी बड़े सौखे सौखे थे प्रोफेशन से, तो आपने इतना चैलेंजिंग प्रोफेशन ही क्यों चूज किया? एक्सपेक्टेशन गैप है यहाँ पे। मतलब हम जो सोच रहे होते हैं कि क्वालिफाई करेंगे और आएगी, सर आप पहुंचे जल्दी फॉर्म, आपका ही तो इंतजार था, आपने गैप क्वालिफाई कब करना है? ये जो टाइम होता है इंडक्शन से पहले और गैप क्वालिफाई करने के बाद, तो आपके नजदीक कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं? अभी इंडक्शन ही हुई और इस टाइम में वो क्या करें? इस टाइम में आपको क्या लगता है मेजर मिस्टेक्स जो उनको इंडक्शन प्रोसेस में हर्डल क्रिएट कर सकती हैं, जिनको अवॉइड करना चाहिए? आर्टिकल्स के दो हमारे पास ऑप्शन होते हैं स्टूडेंट्स के पास गैप क्वालिफाई करने के बाद, कि वो फर्म्स में जाएं या इंडस्ट्रीज में जाएं। इस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं? फर्म्स में क्या बेनिफिट्स हैं, इंडस्ट्रीज में क्या बेनिफिट्स हैं? स्टूडेंट्स को क्या प्रेफर करना चाहिए गैप क्वालिफाई होने के बाद? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है फिर वही है कि अल्लाह पाक की ज़ात पे अगर यकीन रखा जाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और अल्लाह पाक की ज़ात, इनको अपना मतलब हामी और नासिर, उनसे आपने लगाव रखा हो तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द किसी न किसी अच्छी फॉर्म में ना सिर्फ आपकी इंडक्शन हो जाती है, आप क्वालिफाई भी करते हैं आर्टिकल विद इन आर्टिकल्स, और आप सीए क्लियर भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ आपको मिलवाने वाला हूँ जिनसे ज़्यादा डाउन टू अर्थ, पोलाइट और बेहतरीन सीनियर मैंने अभी तक नहीं देखा। वैसे मेरा 60 साल की ना इंडक्शन का एक्सपीरियंस है, ना वैसे अभी तक जो है टिल नाउ मैंने इनसे ज़्यादा पोलाइट और बेहतरीन सीनियर नहीं देखा। इन्होंने माशाल्लाह विद इन आर्टिकल्स जो है सीए क्वालिफाई भी किया और ऑलमोस्ट 1 ईयर रहता था। ऑलमोस्ट 1 ईयर 11 मंथ और कुछ डेज इनके बाकी थे आर्टिकल्स के, और उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। और जो बच्चे अभी सीए फाइनल में हैं, आर्टिकल्स कर रहे हैं, उन्हें पता होगा कि इट्स अ हेल ऑफ टास्क कि आप किस तरीके से आर्टिकल्स के दौरान अपनी स्टडी को मैनेज करते हो। बहुत मुश्किल होता है। सारा दिन आप फर्म में काम करते हो, फिर आपने पढ़ना है, तो बहुत ही ज्यादा जो कमिटमेंट चाहिए इस चीज को करने के लिए। तो माशाल्लाह पोलाइट होने के साथ साथ, डाउन टू अर्थ होने के साथ साथ मेहनती भी हैं। इसी वजह से इन्होंने ड्यूरिंग द आर्टिकल्स ही अपना जो है सीए क्वालिफाई किया। तो आज हम जानेंगे कि इन्होंने किस तरीके से, इनकी स्टडी स्ट्रेटेजीज क्या थी, सीए में कैसे आए, ओवरऑल इनका सीए में कितना टाइम लगा, कितना टाइम इन्हें हुआ क्वालिफाई, कैफ सीए इंटर और बाकी चीजें सीए फाइनल में। और इसके अलावा स्टडी स्ट्रेटेजी सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि मैं तो बहुत क्रेजी रहता हूँ इस हवाले से, यार पूछूं आपका क्या था, आपका क्या था, क्योंकि होता है हर इंसान की डिफरेंट स्टडी स्ट्रेटेजीज होती हैं। लेकिन बाज़ औक़ात किसी की कोई ऐसी चीज जो आपको ना पता हो, वो आपकी स्टडी स्ट्रेटेजी में वैल्यू ऐड कर सकती है। तो मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद माजिद अली राव, एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिन्होंने अभी इसी अटेम्प्ट में जो भी रिजल्ट आया क्वालिफाई किया है। तो बाकी इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम माजिद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम असला भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया ताकि मैं बच्चों को एक गाइडेंस, जो मतलब मैं जिस प्रोसेस से गुजरा हूँ मैं उनको बता सकूं और उनसे मतलब वो उसको देख के कुछ अपने लिए कोई बेनिफिट अटेन कर सकें। जैसे कि आपने मेरा इंट्रोडक्शन तो करवा ही दिया है, मैंने सीए एग्ज़ाम्स क्वालिफाइड किए हैं दिसंबर 2023 अटेम्प्ट में। इसका रिज़ल्ट जनवरी 2024 में आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑलमोस्ट 1 ईयर बिफोर कंप्लीशन ऑफ माय आर्टिकल्स क्वालिफाइड सीए एग्ज़ाम्स ऑल। तो बाकी आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? पूछेंगे इंशाल्लाह, आपसे बहुत कुछ पूछना है। तो पहली बात तो ये टाइम ही देते। मैं महीना हो गया इनसे टाइम ले रहा था, कुछ मसरूफियत भी थी ऑब्वियसली, आपको पता है ऑडिट का, और भी 30 सितंबर। लेकिन मुझे इस चीज़ की खुशी हुई कि मैंने इन्हें जब कहा कि मुझे आपका टाइम चाहिए, इन्होंने ये नहीं कि इधर-उधर, इन्होंने कहा इंशाल्लाह लाज़मी हम देखेंगे, लेकिन अभी आपको पता है थोड़ा-सा मसरूफियत वाला टाइम है, तो काबू आए हैं, तो क्वेश्चन तो आपसे पूछेंगे। तो वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं, मैंने अभी इंडक्शन प्रोसेस से गुजरा हूं मैं, तो ये क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है कि व्हाई यू चूज सीए। तो क्योंकि आई थिंक इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि सीए का जो ओवरऑल ड्यूरेशन देखेंगे ना आप, कंपैरेटिवली अदर डिग्रीज आप देखें, सर्टिफिकेट देखें, तो लंबा ड्यूरेशन है। इसमें कमिटमेंट बहुत जरूरी है आपकी। अगर आप अपने डिसीजन से सीए में नहीं आए, तो ये मुश्किल हो जाएगा कि आप जो है इतने लंबे पीरियड के दौरान खुद को मोटिवेट रखें और इतने लंबे पीरियड में आप जाएं। तो माजिद भाई, सबसे पहले क्वेश्चन के आपसे कि आपकी क्या मोटिवेशन थी, क्या रीजन थी कि आप सीए में आए? और भी बड़े सौखे सौखे थे प्रोफेशन से, तो आपने इतना चैलेंजिंग प्रोफेशन ही क्यों चूज किया? असल में बात यह है कि सीए में मतलब दो ही शायद रूट हो सकते हैं जिनसे हम आते हैं, कि या तो हम उसको मतलब किसी को देख के बाई चॉइस
या फैमिली मेंबर्स कोई हैं या कोई रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स में से कोई है, उनको देख के हम आ जाएँ कि बड़ी रिवार्डिंग फ़ील्ड है माशाल्लाह, अच्छी जॉब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं और अच्छी एक फ़ील्ड है, मतलब लुक्रेटिव फ़ील्ड तो है ही, आपको पता है। जी, या दूसरा ये है कि जब हमारे पास कोई अदर ऑप्शंस ना हो, जैसे कि अगर आपने मेडिकल किया है और आपका उसमें एमडी कैट क्लियर नहीं होता या होता है तो आपका मेरिट नहीं बनता, तो तब आप आ जाते हैं, या नॉन मेडिकल मतलब कि जब आपके पास कोई अच्छा बेहतर ऑप्शन ना हो तब आते हैं आप। तो मैं भी बस ऐसे ही था कि जब मैं एफएससी मेडिकल की हुई है मैंने, लेकिन ये था कि मैंने कोई एमडी कैट वगैरह ये वो नहीं दिया। बस मेरे एक रिलेटिव्स हैं हमारे, उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है ना सीए करें, तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं देख लेता हूँ उसको। मैंने इस पे वर्कआउट किया तो मुझे लगा कि मैं इसको कर सकता हूँ। ये डिसीजन थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि जब आप प्योरली एक बायो की फील्ड से आते हैं, आपको मतलब मैथ से पहले इतना कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो मुश्किल होता है आपके लिए। लेकिन ये होता है कि जब कोई भी काम आप स्टार्ट करें, अगर आप दिल लगा के मेहनत से स्टार्ट करते हैं ना और अपनी नीयत को साफ रख के करते हैं, तो इंशाल्लाह वो हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात ये कि कमिटमेंट और मोटिवेशन को मेंटेन रखना, ये बड़ा ज़रूरी होता है किसी भी फील्ड में। कोई भी फील्ड है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, सीए में हैं आप, एसीसीए में हैं आप, किसी में भी। तो इनके लिए शायद आपको अदर सर्कमस्टांसेस को भी देखना होता है, जैसे कि आपके फैमिली के सर्कमस्टांसेस, अपने आपके अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं। मतलब हर किसी का कोई ना कोई मोटिवेशन, कोई ना कोई गोल ज़रूर होता है। जैसे बड़ी मतलब एक फेमस कोट है कि देयर आर टू इम्पोर्टेंट डेज इन योर लाइफ, द डे व्हेन यू बॉर्न एंड द डे व्हेन यू रियलाइज व्हाई आर यू बॉर्न। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो जब आप किसी भी फील्ड को चूज़ कर लें, तो उसमें अपनी मोटिवेशन, कमिटमेंट को मेंटेन रखने के लिए ना आपको कुछ मतलब सर्कमस्टांसेस, जैसे कि किसी के घर के हालात शायद इस तरह नहीं होते हमारे। मोस्टली आपको पता है सीए में, एसीसीए में मिडिल क्लास फैमिली से दूसरे लड़के भी आते हैं, मतलब अच्छी फैमिलियों से भी, लेकिन मोस्टली हमारे मिडिल मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, ठीक है? तो उनको अपनी मोटिवेशन और कमिटमेंट को मेंटेन रखने के लिए अपने फैमिली के सर्कमस्टांसेस, अपनी पोजीशन और इन चीज़ों को मद्देनज़र ज़रूर रखना चाहिए, ताकि उससे फिर ये होता है कि वो अपनी मेहनत, मोटिवेशन जो है उसको कायम रखते हैं और इंशाल्लाह वही मेहनत, मोटिवेशन उनके लिए सक्सेस का बायस बनती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो नेक्स्ट हाँ, अभी फ़िलहाल मैं पीआरसी और कैफ पे इतनी बात नहीं करूँगा क्योंकि उस पे बहुत बात करते हैं। रह जाते हैं हम बेचारे सीए फाइनल वाले, तो जिनको सीनियर मार्शल अगर कोई ऐसा मिल गया तो वो तो गाइडेंस नहीं देगा, लेकिन आप अगर हमें मिले हैं तो हम इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। सबसे पहले वैसे मैं पूछ लेता हूँ कि पीआरसी, एएफसी होगा आपके टाइम पे, तो एएफसी और कैफ टोटल इस पे आपने कितना टाइम लगाया? कितने टाइम में आपने सीए इंटर क्लियर कर लिया था? मैंने तकरीबन कोई 2 इयर्स लगे हैं मुझे एएफसी और कैफ करने में, ठीक है? तो 2 सालों के बाद मैंने कैफ कर लिया, मतलब सीए इंटर कर लिया मैंने। और फिर मेरी इंडक्शन जब हुई है तो वो कोविड का दौर था, पोस्ट कोविड दौर था। तो बड़ा मुश्किल थी इस तरह इंडक्शन को मतलब सर्च आउट करना, क्योंकि फर्म्स के पास भी इतना कोई काम नहीं था, क्योंकि बिजनेस तो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा इससे अफेक्ट हुए हुए थे, ठीक है? तो उस टाइम मैंने जब क्वालिफाई हुआ मेरा सीए इंटर, तो मैंने सर्च आउट किया, तो मुझे माशाल्लाह फर्म अच्छी मिल गई, रीज़नेबल फर्म मिल गई। आपको पता होगा मेरे आर्टिकल्स रहमान सरफराज रहीम, इकबाल रफ़ीक चार्टर्ड अकाउंटेंट से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और तब से मतलब 2021 से आज तक मैं उधर ही हूँ, और अभी मेरे आर्टिकल्स ऑलमोस्ट कोई 3 टू 4 मंथ्स रिमेनिंग है क्वालिफिकेशन के बाद। मतलब जब मैंने किया था तो मेरे ऑलमोस्ट 1 ईयर के आर्टिकल्स पेंडिंग थे। अच्छा, आपने अभी बताया कि कोविड के दौरान आपने ऑलमोस्ट सीए इंटर आपका कंप्लीट हुआ और आर्टिकल्स ढूँढे आपने कोविड के दौरान या बिल्कुल कोविड ऐसा। गुज़र चुका था? पोस्ट कोविड, जी, पोस्ट पोस्ट कोविड। कोविड। अच्छा, वैसे नॉर्मली अभी अगर हम देखें तो अभी ऑलमोस्ट हमारे जो हैं वो हालात ठीक हैं और अभी भी मैंने अभी इलेक्शन प्रोसेस से गुज़रा हूँ, आप भी देखते हैं कि बहुत मार्केट में कंसंट्रेशन है स्टूडेंट्स की, बहुत बिल्कुल कैप ऐसा। क्वालिफाइड बैठे हुए हैं। अभी भी इतना मुश्किल है फर्म्स को ढूँढना, उस वक़्त तो इससे भी मुश्किल होगा क्योंकि फर्म्स के पास ऑब्वियसली बिज़नेस ऑलमोस्ट ठप हो चुके थे। तो किस तरीके से आप उस फ़ेज़ को आपने टैकल किया? आई थिंक मुश्किल फ़ेज़ होता है सीए टोटल अगर मैं बात करूँ इसमें आर्टिकल्स के अलावा अगर मैं किसी फ़ेज़ की बात करूँ जो मुश्किल होता है, वो ये होता है कि कैफ क्वालिफ़ाई कर लिया है और आर्टिकल्स आपको मिल नहीं रहे। उस चीज़ को आपने किस तरीके से टैकल किया, लेके चले और फर्म्स को किस तरीके से आपने अप्रोच किया? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। उस टाइम भी कुछ इसी तरह के सर्कमस्टांसेस थे
कि मतलब पोस्ट कोविड था, फर्म्स के पास रिसोर्सेज नहीं थे कि वो अगर बच्चों को रख भी लेते हैं तो उनको कैसे ट्रेनिंग देंगे, रेम्यूनरेट कैसे करेंगे, इस तरह के चांसेस जो मतलब जो सर्कमस्टांसेस थे। लेकिन ये था कि उस टाइम मतलब कोई रीज़नेबल फर्म मिलना कोई इतना मुश्किल नहीं था। मतलब बिग 4 को छोड़ के या कोई अच्छी कैटेगरीज़ को निकाल के अगर हम देखें, तो कोई इतना मुश्किल भी नहीं था उस टाइम। आज भी इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये है कि अब आपको पता है बच्चे ज़्यादा माशाल्लाह क्वालीफ़ाई कर जाते हैं, ठीक है? और फर्म्स की भी मतलब हर किसी एक लिमिट होती है, वो कितना रखें, ठीक है? क्योंकि उन्होंने भी अपने हिसाब से अपने सर्कमस्टांसेस को देख के उसको चीज़ को अकोमोडेट करना होता है, ठीक है? तो अब बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है ना, मुझे लगता है वो है पेशेंस, बिल्कुल। ठीक है? जी। पेशेंस मैंने इसलिए लफ़्ज़ इस्तेमाल किया है क्योंकि जब हम एएफसी में आते हैं, कैफ में आते हैं, तो हम उसी टाइम हमारे माइंड में होता है कि हमने जैसे ही क्वालीफाई कर लिया ना, बिल्कुल ऐसे तो हमारी इंडक्शन हो जाएगी, ऐसे ही है। ठीक है? और जब वो नहीं हो पाती, जी। ठीक है, या उसमें टाइम लग रहा होता है, तो वो पीरियड जो है हमारे लिए वो बड़ा एक कम्बरसम पीरियड होता है, ठीक है? मतलब काफ़ी जो है फ्रस्ट्रेशन का भी आप कह सकते हैं कि होते हैं, स्टूडेंट्स जो बेचारे हैं, वो खासकर जो हॉस्टलाइज्ड स्टूडेंट हैं, वो काफ़ी इसमें मुश्किलात फेस कर रहे होते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है फिर वही है कि अल्लाह पाक की ज़ात पे अगर यकीन रखा जाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और अल्लाह पाक की ज़ात इनको अपना मतलब हामी और नासिर उनसे आपने लगाव रखा हो, तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द किसी न किसी अच्छी फ़र्म में ना सिर्फ़ आपकी इंडक्शन हो जाती है, आप क्वालीफ़ाई भी करते हैं आर्टिकल विद इन आर्टिकल्स और आप सीए क्लियर भी करते हैं। मतलब यहाँ पे मैं चीज़ को थोड़ा-सा मज़ीद एलैबोरेट कर दूँ कि एक्सपेक्टेशन गैप है यहाँ पे। मतलब हम जो सोच रहे होते हैं कि क्वालिफ़ाई करेंगे, कॉल आएगी, सर आप पहुँचे जल्दी फॉर्म आपका ही तो इंतज़ार था, आपने गैप क्वालिफ़ाई कब करना है? तो एक्सपेक्टेशन गैप है यहाँ पे। एक्चुअली ऐसा नहीं होता। आपको ऑब्वियसली अभी पहले फर्म्स को बच्चे चाहिए होते थे। अब बच्चों को फर्म्स की ज़रूरत है, बच्चे ज़्यादा है मार्केट में। ये जो टाइम होता है इंडक्शन से पहले और गैप क्वालिफ़ाई करने के बाद, ये मैं जिस फेज़ से गुज़रा हूँ, मैंने रियलाइज़ किया कि ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है कि आप अपनी स्किल्स पे ही काम कर लें। जी, बिल्कुल ऐसे ही। आपको आपके नज़दीक कौन-सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं, अभी इंडक्शन ही हुई और इस टाइम में वो क्या करें? इस टाइम में आपको क्या लगता है मेजर मिस्टेक्स जो उनको इंडक्शन प्रोसेस में हर्डल्स क्रिएट कर सकती हैं, जिनको अवॉइड करना चाहिए? जी, बिल्कुल। अच्छा देखिए सबसे पहले ज़रूरी बात तो ये है कि जैसे ही आपका कैफ क्लियर हुआ है ना, तो मेन जो आपका फ़ोकस या जिसे आप कह लें प्रायोरिटी होनी चाहिए ना, वो आपकी टू इंडक्ट इन अ सूटेबल फॉर्म, ठीक है? अब लाज़मी नहीं है कि वो ए कैटेगरी हो, बिग 4 हो या कोई बहुत ही अच्छी उसकी एफ़िलिएशन हो, नहीं। आपने ना देखें सबसे पहले फर्म ढूँढनी है, ठीक है? और वो बेशक आप किसी रेफ़रेंस से मिलती है। देखें दूसरा रेफ़रेंस का लफ़्ज़ भी ना बड़ा मिसयूज़ होता है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता सिफ़ारिश या जिस तरह के बिल्कुल ऐसे ही। नहीं। रेफ़रेंस का मतलब ये होता है कि जैसे फर्म आपको रख रही है तो उसको कोई बंदा एश्योरेंस दे कि ठीक है ये लड़का आपके पास आएगा, लड़का या लड़की जो भी स्टूडेंट है और ये आपके पास बेहतर तरीके से काम करेगा, ठीक है? और ये आपको छोड़ के नहीं जाएगा। क्योंकि जो फर्म्स होती हैं, उन्होंने जब आपको रखना होता है, वो एक प्रोसेस के थ्रू रखती हैं, उनका एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, ठीक है? तो जब आप उस प्रोसेस के थ्रू आए होते हैं और थोड़े अरसे के बाद चले जाते हैं, तो शायद उनके लिए मुश्किल होता है इस चीज़ को फेस करना या वो फिर मतलब उनका ना जो यकीन है, वो कहते हैं कि नहीं इस तरह लड़के आएँगे ना, तो फिर वो चले जाते हैं ये वो, तो फिर वो रेफ़रेंस माँग रहे होते हैं, ताकि कल को अगर कोई चला भी जाए ना, तो उस बंदे को कह सकें यार आपने लड़का दिया था या वो स्टूडेंट दिया था, वो चला गया इस तरह, ठीक है? तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि आपने फर्म तलाश करनी है, एक सूटेबल फर्म, ठीक है? उसके बाद जो स्किल्स है ना, मेरा नहीं ख्याल कि कोई स्किल्स रिक्वायर होती हैं मतलब फर्म में आने के लिए जो कि स्किल्स ज़रूरी हैं, वो ये है कि आपकी माशाल्लाह जो है कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होनी चाहिए, आपकी इंटरपर्सनल जो स्किल्स हैं, वो अच्छी हों। दूसरा अगर आप जो कि हैंड्स ऑन कोर्सेज़ आजकल चल रहे हैं पीपी का, इस तरह के कोर्सेज़ कर लें उस टाइम में, तो ये आपके लिए एक ऐड ऑन बेनिफिट हो सकता है। दूसरा ये है कि आप आजकल कोर्सेरा है, आईकैप भी कोर्सेज़ प्रोवाइड कर रहा है। आप उस पे ना कोई इस तरह के कोई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, पावर बीआई का, उसके बाद कोई फाइनेंशियल मॉडलिंग मतलब कोई नाउ हाउ ज़रूर लेके आएँ, ठीक है? तो ये होगा कि उस ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है इंटरव्यू में अगर कोई आपसे पूछते हैं इस तरह के क्वेश्चन और आप उसका आंसर करते हैं और वो उससे रेलेवेंट कोई आंसर भी दे देते हैं, अगर वो कोई सवाल पूछे आपसे, तो शायद ये आपके लिए एक बेहतर पॉइंट हो सकता है और आपको इंडक्शन मिलने में काफ़ी आसानी हो सकती है इससे। जी, इसको मैं मज़ीद कर दूँ जिस तरह माजिद भाई ने कहा कि प्लस पॉइंट हो सकता है। इट मीन कि इस टाइम को आपने ज़ाया नहीं करना।
इस टाइम पे आपको हो सकता है 6 महीने का बेंच मार्क आपने रखा हुआ है, जी बिल्कुल तो ऐसे। इस टाइम पे आप अपनी स्किल्स पे काम करें। एक तो है एमएस ऑफिस पीपी, वो ऑलरेडी करवा रहा है यार। उसके बाद अगर फ्री टाइम में आप पावर बीआई है, फाइनेंशियल मॉडलिंग है, फाइनेंशियल एनालिसिस है, एग्जैक्टली। इसके अलावा प्रैक्टिकल ऑडिट जो है कर रहे होते हैं बच्चे, एक कोर्स है ताकि आपको प्रैक्टिकली ऑडिट किस तरीके से हाउ ना हो जाती है, बेसिकली आप कुछ ना कुछ लेके जाओ एक्स्ट्रा जो आपकी सीवी में भी ऐड ऑन कर सके और इंटरव्यू के दौरान आपके एक लिए प्लस पॉइंट बन सके, तो आपको यू हैव टू वर्क ऑन इट ऑब्वियसली। तो नेक्स्ट ओवरऑल अगर मैं बात करूं आपके सीए के टोटल ड्यूरेशन पे क्वालिफाई करने तक, तो ओवरऑल आपने कितने टाइम में सीए क्वालिफाई कर लिया? जी बिल्कुल, ऑलमोस्ट इट टेक 5 इयर्स, ऑलमोस्ट 5 इयर्स। ठीक है, ये 2 साल में मैंने कैफ किया, ठीक है, ऐसी एंट्री किया। उसके बाद मैं जब 6 महीने तो मुझे भी लग गए थे फॉर्म ढूंढने में, ठीक है। तो वो टाइम पीरियड और उसको मतलब मिला के अगर देखूं तो ऑलमोस्ट 5 इयर्स मुझे लगे हैं, जो कि एक मिनिमम ड्यूरेशन ही हम कह बिल्कुल सकते हैं, मिनिमम ठीक है। ड्यूरेशन। तो बाकी जैसे मैं इंडक्ट हुआ था, मेरी अटेम्प्ट मैंने पहली दफ़ा अटेम्प्ट मतलब हम पे स्कीम अप्लाई हुई थी फर्स्ट ईयर, 1 साल वाली अटेम्प्ट। उससे पहले 1.5 साल की जी अटेम्प्ट जी। होती थी, तो 1 साल वाली हम पे अप्लाई हुई थी और उसमें मैंने 3 पेपर दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह और मेरे माशाल्लाह पास हुए थे वो। माशाल्लाह। ठीक है, तो उसके बाद बस एक मतलब जो डेकोरम बन गया, कॉन्फिडेंस आ गया कि कॉन्फिडेंस आ गया। आपको पता है कि जब मतलब स्लैंग लगने लगे कि खाता खुल गया एक दफ़ा, फिर तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें ऐड होती गई जी उसमें ना, मतलब बकेट्स में फिर ऐड ऑन होती रही हैं ऐसे। चीज़ें। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मतलब पता ही नहीं चला टाइम का, क्योंकि एक रेगुलरिटी मेंटेन होगी पेपर्स में, स्टडी में। तो फिर इसको जो है ना मतलब क्वालिफ़ाई करने में मुझे भी इतना दिक्कत पेश नहीं आई। ठीक है, तो माशाल्लाह ये भी एक मिथ खत्म हो गई कि 10 साल में सीए होता है, 5 साल में माशाल्लाह किया हुआ है इन्होंने। और अच्छा नेक्स्ट मैं ये चीज यहाँ पे ये पूछूंगा कि एक स्टडी के दो तरीके होते हैं जो मैंने अभी तक किए हैं, एक तो आप हॉस्टल में पढ़ो, एक लाइब्रेरी में पढ़ो। जी ठीक बिल्कुल है, ऐसे तो ही। आपने ओवरऑल किस तरीके से इस चीज को लेके चले? हॉस्टल में आपने स्टडी को ज्यादा प्रायोरिटी दी या लाइब्रेरी में जाके आप क्या गाइडेंस करना देंगे कि आप किस कहाँ पे जो है स्टडी परस्यू करें? आई थिंक स्टूडेंट्स को ना कभी भी मतलब अपनी खासकर स्टडी की उसमें और दूसरे सर्कमस्टांसेस में भी स्ट्रिक्टनेस नहीं होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि अगर ऐसे ही हुआ ना तो मैं ऐसे ही करूंगा, नहीं। आपके आप मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि फर्म्स में जब आप काम कर रहे होते हैं, आप अगर ऑडिट डिपार्टमेंट में हैं, टैक्स में हैं, एडवाइजरी में हैं, तो अक्सर आपकी लेट सीटिंग भी हो जाती हैं, ठीक है। सीजन्स भी आ रहे होते हैं, ऑडिट सीजन के, स्टॉक टेक के, इस तरह की। तो उस केस में अगर आपने वही अपना स्ट्रिक्ट एटीट्यूड है ना कि मैंने अगर टाइम मिला तो पढ़ूंगा, इस टाइम मतलब 5 बजे अगर मेरी छुट्टी होगी तो मैं पढ़ूँ, नहीं। फिर आपने ये देखना है कि जब भी मुझे टाइम मिले, और जब भी टाइम से फिर ये होता है कि अगर आपके पास मतलब लाइब्रेरी जाने का टाइम नहीं है, तो फिर आप हॉस्टल में ही ना पढ़ें उसको, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम है जैसे संडे को या किसी दिन जल्दी छुट्टी होगी या जैसे क्लाइंट कोई शुरू होता है ऑडिट, मतलब जो डिपार्टमेंट है वो लोग इसको बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जैसे ही कोई ऑडिट क्लाइंट स्टार्ट होता है तो पहले कोई 10-15 दिन 20 दिन काम बड़ा स्मूथ चल रहा होता है, आसान होता है। मतलब वो आपको डाटा दे रहे होते हैं इनिशियली स्टेज पे ना, इतनी कोई बर्डन नहीं होता काम का। जैसे जैसे प्रोसीड होता है तो काम होता है, तो आप उस पीरियड को ना यूटिलाइज कर सकते हैं बेहतर तरीके से। मतलब 10-15 दिन अच्छे तरीके से पढ़े, एक दिन में 5:30 छुट्टी हुई, आप चले गए और आपने जाके 3-4 घंटे पढ़े, 5 घंटे पढ़े। और जब काम का टाइम हुआ तो फिर आपने 2 घंटे पढ़ लिए, 2.5 घंटे, अब वो जैसे ही है, वो मतलब मर्जी है आपकी। अगर आप हॉस्टल में बेहतर पढ़ सकते हैं तो हॉस्टल में पढ़ लें, लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें। अगर आपको लगता है कि लाइब्रेरी में जाऊंगा टाइम लगेगा, ठीक है, तो आप हॉस्टल में पढ़ लें, इसको अपने घर में पढ़ लें, जिस तरह भी आपको मतलब कंफर्टेबल फिजिबल हो। लगता है, कंफर्टेबल है, बिल्कुल ऐसे उसमें पढ़ें। मतलब इसीलिए कह रहा हूँ कि फ्लेक्सिबिलिटी रखें, कि ये नहीं है कि मैं लाइब्रेरी में ही पढ़ूंगा, नहीं। मीनिंग टू से रूल्स जब बना लेंगे फिर मुश्किल होगी कि बिल्कुल मैंने ऐसे। ऐसे पढ़ना है या मैं इतने बजे छुट्टी होगी तो फिर ही पढ़ना है, छह जी बजे जी। हो रही है तो नहीं, अब तो टाइम गुजर गया। वो एक कोड बड़ी फेमस है कि यू आर नेवर लेट। तो जो टाइम मिल गया जहां मिल गया इन शॉर्ट के आप जो है वो टाइम निकालें। अगला क्वेश्चन मेरा यही था, आपने इसी में कवर कर दिया वो जी कि जी। आपने आर्टिकल्स के दौरान स्टडी को किस तरह मैनेज किया। तो इन शॉर्ट के यही कि टाइम निकालें खुद के लिए कि आपने बिल्कुल। पढ़ना है, ठीक है, और जहां पर भी कंफर्टेबल हो, जब जैसे ही टाइम मिले तो आप उसको लेके चले, चाहे बिल्कुल फर्म में ऐसे, है। इधर मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हाईलाइट करना चाहूंगा आपको, कि स्टडी और वर्क का बैलेंस मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई दफ़ा ऐसे होता है कि पेपर इंशाल्लाह आपके पास हो जाने हैं, इंशाल्लाह आपके इंशाल्लाह। पास हो जाने होते हैं पेपर। अगर आपको काम नहीं आता ना, ये बड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट है, अगर आपको काम नहीं आता, क्योंकि देखिए एम्प्लॉयर ने तो आपको काम की बेस पे रखना है, ऑब्वियसली। ठीक है। उसने ठीक है देख लिया क्वालिफिकेशन है, एसोसिएट मेंबर है, ये सी एग्जाम क्लियर किए हुए हैं, लेकिन आपको काम नहीं आता, आप 1 to 2 मंथ्स क्या 1 या 2 दिन में एक्सपोज हो जाते हैं।
तो मेंटेन जो बैलेंस मेंटेन रखना ये बड़ा ज़रूरी है, स्टडी में भी और काम में भी। आपने कभी भी काम को जो है ना वो साइड पे नहीं रखना और कभी भी स्टडी को साइड पे नहीं रखना। एक बैलेंस मेंटेन रखना है, ठीक है? और वो बैलेंस कैसे आएगा वो आप अपने सीनियर से सीख सकते हैं, जिनके पेपर्स पास हैं, ठीक है? और बैलेंस मेंटेन रखने के लिए एक बात इधर बड़ी ज़रूरी ये भी है कि आपको ना मेहनत करना पड़ेगी इसमें। मेहनत बहुत ज़रूरी है, ठीक है? कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपकी लेट सिटिंग हो या कोई काम ऐसा हो, आप रात को 2 बजे आ रहे हैं, 12 बजे आ रहे हैं, मैं खुद इस तरह आता रहा हूँ, ठीक है? लेकिन मैंने आके 1 घंटा मेरे से पढ़ा गया, 2 घंटे पढ़े गए, जो भी हुआ मैंने उसको यूटिलाइज़ ज़रूर किया। बस 1 घंटा 2 घंटा पढ़े मैं उसको यूटिलाइज़ किया। मैं बस अल्लाह पाक से यही दुआ की कि अल्लाह पाक मेरे पास यही टाइम था, मैंने उसमें अपनी जो है ना मेहनत की है, बाकी अब आपके हवाले है जो भी। और अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकल काम के एक्सपोज़र का बड़ा फ़र्क होता है। पेपर्स पे आपको चीज़ें बड़ी अंडरस्टैंड करने में बड़ी हेल्प हो रही होती है, ठीक है? तो मैंने जब ऐसे काम किया अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेपर्स भी क्लियर हुए। मतलब काम की वजह से अक्सर लड़के कहते हैं कि काम करोगे तो पेपर्स नहीं क्लियर होंगे, ये नहीं होगा, वो ये सब मतलब पता नहीं, मुझे तो इन बातों पे यकीन है नहीं, ठीक है? आप एक बैलेंस मेंटेन करें, इंशाल्लाह आपके ना सिर्फ पेपर क्लियर होंगे बल्कि आपको काम भी आता होगा। और वो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपने जब इधर से निकलना है आर्टिकल्स के बाद, तो एम्प्लॉयर ने किसी ने जॉब करनी है, कोई पब्लिक प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, ठीक है? बाहर मूव करना है, उन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि आपको पहले काम पता हो। और वो काम कैसे आएगा, वो काम मतलब काम करके ही आएगा, ठीक है? उसके अलावा कोई मतलब शॉर्टकट नहीं है कि आप कहें कि मैं सिर्फ पढ़ लूँ। जैसे आप देख रहे हैं ना, अगर आप मैचेस सारे देखें, क्रिकेट आप टीवी पे मतलब देखते रहते हैं और कहते हैं कि मैं बड़ा अच्छा प्लेयर हूँ, तो ऐसे तो नहीं होगा, ठीक है? तो बैलेंस मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब यहाँ पे एक तो वर्क लाइफ बैलेंस में स्टडी और काम को आपने बैलेंस लेके चलना है, ये चीज होगी। दूसरी कंसिस्टेंसी, कि डेली पढ़ना है चाहे घंटा क्यों ना पढ़ो। बिल्कुल मतलब ऐसे जब है। ज्यादा टाइम मिल गया तो ज्यादा पढ़ो, लेकिन अगर 1 घंटा है तो ये नहीं कि अभी घंटा में क्या पढ़ूंगा, जितना टाइम है चाहे वो घंटा है, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ऐसे तो है। इसको भी लेके चलें। और एक और चीज माजिद भाई, मैं शायद आप पिछली बातों से इसे रिलेट कर पा रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं क्लैरिटी का क्वेश्चन ये पूछ लेता हूँ कि सीए फाइनल में अगर हम देखें पासिंग रेशो कंपैरेटिवली, हम कैफ स्टूडेंट्स में देखें और सीए एंटर तक, तो फेलियर ज्यादा होती है सीए फाइनल में। जी, इसकी जी। मेजर रीजन क्या है आपके नजदीक? क्या चीज है जो कि बच्चे छोड़ देते हैं आगे इधर आके, या बहुत मुश्किल हो जाता है, एक जंप आ जाता है? मतलब क्या क्या इतना मुश्किल है और सीए फाइनल इतना मुश्किल है, इसकी क्या रीजन है आपके नजदीक? आई थिंक देखें, मुश्किल भी है, थोड़ा मुश्किल इस इन अ सेंस के जब आप कैफ में होते हैं या पीआरसी, एएफसी में थे जब आप, तो आप फुल टाइम स्टूडेंट थे, ठीक है? मतलब मेन इश्यू इधर अगर मैं मुझे देखा जाए तो टाइम मैनेजमेंट का है, ठीक है? आप फुल टाइम स्टूडेंट थे, आप सुबह उठते थे, कोई काम नहीं था आपके पास, आपने पढ़ना ही था, क्लासेस लेनी थी, शाम को भी ऐसे ही है। लेकिन इधर आके आप सुबह उठे, अपने फॉर्म जाना है, उधर उनके काम करने हैं, क्लाइंट पे जाना है, उधर के मतलब इश्यूज हैं रिजॉल्व करने हैं, जो भी है, ठीक है? वापिस आना है रात को, तो आप इसमें पार्ट टाइम स्टूडेंट होते हैं, ठीक है? तो इस हवाले से भी एक तो कई दफ़ा मतलब जो पेपर हैं उसमें शायद कोई कमी बेशी रह जाती है पास होने में। लेकिन ये है कि आप मेहनत करते रहें, जो भी आपको टाइम मिलता है, जितना भी आपको टाइम मिलता है, ये चीज़ें कैपिटलाइज़ हो रही होती हैं। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट टाइम में बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म कर जाते हैं। देखिए आपने स्टार्ट ही नहीं किया पढ़ना, ठीक है? आपने कहा कि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा, ये नहीं, वो नहीं। तो एक बात याद रखें, ये टाइम आपको दोबारा नहीं मिलना। आप इससे भी ज़्यादा मसरूफ़ हो जाओगे। स्टडी की भी एक वो उम्र ही होती है, मतलब एज ही है, ठीक है ना? हर चीज़ की एक मतलब टाइम ही होता है, ठीक है? तो आपने जो भी टाइम मिले उसको इफ़ेक्टिवली और एफ़िशिएंटली मैनेज करना है और अपनी नीयत साफ़ रखनी है। नीयत साफ़ क्या है कि आपने काम भी अच्छा करना है, मतलब अपने सीनियर्स को, पार्टनर्स को, डायरेक्टर्स को, ठीक है? उनको इन स्लैंग में गोली नहीं करवानी, ठीक है ना? आपने अच्छे तरीके से काम करना है। उनसे रिक्वेस्ट कर लेने की सर मेरी क्लास है, मैंने पढ़ना है, मुझे जाना है, और वो ऑब्वियसली आपको जाने देंगे क्योंकि आपने काम अच्छा देखें, उनका क्या है काम ही, ठीक है ना? अगर आप वो कर देंगे काम अच्छे तरीके से, तो आपको क्यों वो मना करेंगे या रोकेंगे? अगर करते भी हैं, हालाँकि इस तरह होता नहीं है, तो आप मैनेज करें काम, आप उसको काम को भी, स्टडी को भी एफिशिएंटली, अपना टाइम जैसे कि आप सोते हैं मतलब 8 घंटे सो रहे हैं, 7 उसको कम कर दें, 5 कर लें, 6 कर लें, ठीक है? और अपने काम को जैसे ही क्लाइंट स्टार्ट हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप ज़्यादा करें, उस अपनी स्टडी को ज़्यादा करें, ताकि जब एक टाइम आए आपके पास मतलब टाइम कम हो तो आपने पहले पढ़ा हो वो आपके काम आए चीज़ें।
ठीक है। मीन से यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि आपने, अगर मैं इसको रिलेट करूँ कि आप जो काम कर रहे होते हो बेसिकली वही होता है जो पढ़ रहे होते हो, प्रैक्टिकली जैसे उसको इम्प्लीमेंट कर रहे बिल्कुल होते हो। ऐसे ही, अगर आपको काम आता है तो आपको वो स्टडी में भी हेल्प कर रहा होगा। बिल्कुल जो आप ऐसे, पढ़ रहे हो, अगर आपको ऑडिट की मैं अगर बात करूँ, अगर आप ऑडिट में हो और आप ऑडिट की बुक पढ़ रहे हो, अगर आपने प्रैक्टिकली चीज़ें की हैं तो आप जब पढ़ रहे हो तो रिलेट कर पा रहे हो कि भई ये अच्छा बिल्कुल ये तो ऐसे, वो चीज़ है। एक तो चीज़ें पिक करना, कॉन्सेप्ट्स डाइजेस्ट डाइजेस्ट करना वो बहुत आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब कि एक तो बैलेंस लेके चलना है बिल्कुल ऐसे, और काम के टाइम काम और स्टडी के टाइम स्टडी, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज जो कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे भी अभी रिसेंट जो मेरे साथ कुछ मेरे दोस्त हैं उन्होंने पूछा कि आर्टिकल्स में भी आर्टिकल्स के दो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं स्टूडेंट्स के पास क्या क्वालिफाई करने के बाद कि वो फर्म्स में जाएं या इंडस्ट्रीज में जाएं। बिल्कुल ऐसे इस ही। चीज को आप किस तरीके से देखते हैं? फर्म्स में क्या बेनिफिट्स हैं, इंडस्ट्रीज में क्या बेनिफिट्स हैं, स्टूडेंट्स को क्या प्रेफर करना चाहिए क्या क्वालिफाई होने के बाद? आई थिंक स्टूडेंट को सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि उन्होंने किधर जाना है, ठीक है। अब ये क्लैरिटी डिपेंड्स अपॉन देयर सर्कमस्टांसेस, देयर सिचुएशंस, देयर फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है, एंड देयर ओवन सेल्फ, मतलब उनकी डिटर्मिनेशन भी होती है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमने फॉर्म में काम करना है, फॉर्म बनानी है, पब्लिक प्रैक्टिस करनी है, तो वो फॉर्म को परस्यू करें। कुछ होते हैं कहते हैं कि हमें कॉर्पोरेट कल्चर में जाना है, मेरे फैमिली मेंबर्स भी हैं, ठीक है, मेरा स्टार्ट से यही वो ड्रीम रहा है कि मैं जाऊं, तो वो आर्ट इसमें इंडस्ट्री में करें। अब लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें हम, तो इंडस्ट्री में ये होता है कि आप मतलब एक सिंगल ओरिएंटेड, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन होता ऐसे ही है, या टू ओरिएंटेड आप कह सकते हैं कि टू स्टेप भी कई दफ़ा चीज़ें चल रही होती हैं कि आप या तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट में जाते हैं, ठीक है, इंटरनल में जाते हैं, कंप्लायंस में, इस तरह की चीज़ों में आप जा रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने आपका ज़्यादा टाइम या ड्यूरेशन उधर ही गुजर रहा होता है, मेरे से एक ही फील्ड में एक ही एक लाइन ही पे फील्ड आप में ज्यादा बिल्कुल आप ज्यादा कर रहे होते हैं, ठीक ठीक है। है। और जब जैसे ही आपके मतलब आर्टिकल्स खत्म होते हैं, तो या तो आपको उधर ही जॉब मिल जाती है, ठीक है, वरना आपको उसी तरह की उसी इंडस्ट्री में सेक्टर रहना में, पड़ेगा। बिल्कुल अगर ऐसे बैंकिंग मतलब, इंडस्ट्री है तो बैंकिंग इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल है हाँ, तो टेक्सटाइल, क्योंकि हमने बिल्कुल, काम ही वो किया है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना। तो दूसरा, जब फर्म में होते हैं आप, तो आप ऑडिट में हैं, टैक्स में हैं, एडवाइजरी में, तो शायद आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, आपके पास मतलब मल्टी ओरिएंटेड जो हैं वो एस्पेक्ट्स होते हैं, आप बाहर निकलते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी ज़्यादा ज्यादा होती हैं, ठीक है। लेकिन फिर वही है कि आपकी ये सारे डिपेंड करता है कि आपकी मोटिवेशन क्या है, डिटर्मिनेशन क्या है, आप क्या चाहते हैं, आपके आपकी अपने गोल्स हैं। क्लैरिटी क्या है, ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने ना अपने गोल्स में, अपने ऑब्जेक्टिव्स में क्लियर होना है, ठीक है। जब आप क्लियर होंगे तो आपको डिसीजन करने में आसानी होगी और आप सही अपने लिए डिसीजन जो है वो कर सकेंगे। मेरे से आपके गोल्स पे डिपेंड करता है। लेट्स बिल्कुल, सपोज अगर आपने एक इंडस्ट्री में रहना है, लेट्स सपोज मैं बैंकिंग इंडस्ट्री की बात कर लेता हूँ, इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री की, तो आप फिर इंडस्ट्री में आर्टिकल्स करें ताकि फिर वो उसी इंडस्ट्री में ही आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी एज कम्पेयर टू दो स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्म से आर्टिकल्स किए होंगे अगर वो बैंकिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। बिल्कुल लेकिन ऐसे, फर्म में ये होगा कि आपके पास एक्सपोजर ज्यादा होगा, हर तरह आप कहीं भी जा सकते हो, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होगी। तो मतलब आपके गोल्स पर डिपेंड करता है कि आपने सारी जिंदगी इंडस्ट्रीज में रहना है या आप अपनी प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं, फिर तो ऑब्वियसली फर्म से आपके आर्टिकल्स होना जरूरी है। तो डिपेंड करता है गोल आपके बिल्कुल क्या है। ऐसे गोल्स क्या जी। ऑब्जेक्टिव क्या है आपके। और सेकंड नंबर पे जो मिथ्स है, अ, हमारे लिए तो मिथ है, लेकिन जिन बच्चों को, जिन स्टूडेंट्स को या जिन भाइयों को नहीं पता, तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने नोट किया हुआ था कि लास्ट में पूछूंगा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज आफ्टर बिग फोर एंड अदर फर्म। बिग बिल्कुल फोर के ऐसे, बाद आपको अपॉर्चुनिटीज, इस चीज को आप कैसे देखते हैं कि बिग फोर के साथ अगर टैग लगाओ तो वो हमने जो देखा हुआ है को हमेशा वो ले जाता है प्रायोरिटी एज कम्पेयर टू अदर फर्म से जिन्होंने जी बिल्कुल आर्टिकल्स किए ऐसे। हुए। तो आप इस चीज को कैसे देखते हो कि वाकई ये रियलिटी है? अगर है तो इस चीज को कैसे हम कम्पीट करें वो बच्चा जिसने अदर फर्म से आर्टिकल्स किए हुए हैं? जी देखें, बिल्कुल बात ऐसी ही है, रियलिटी तो है, और पाकिस्तान में आप रह रहे हैं तो वाकई रियलिटी है, क्योंकि आपकी नज़रों के सामने हो रही होती हैं इस तरह की चीज़ें। बिग फोर में ये होता है कि देखें उनकी एक एफिलिएशन होती है, इंटरनेशनल एफिलिएशन है, क्लाइंट्स अच्छे हैं, जायंट्स हैं, मल्टीनेशनल क्लाइंट्स हैं, ठीक है। तो शायद लर्निंग के और उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए तो उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज मतलब आपको अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू दो स्टूडेंट जो कि मिड साइज़ फर्म से हैं, स्मॉल साइज़ फर्म से हैं, या कोई क्यूसीआर रेटेड इस तरह की फर्म से। लेकिन मुझे लगता है कि बिग फोर या ये वो इस तरह की कोई आपको नहीं सोचना चाहिए इंडक्शन के टाइम पे, ठीक है, माशाल्लाह आपने जल्द क्वालिफ़ाई कर लिया है,
इंडक्शन भी ओपन है, तो आप ज़रूर अप्लाई करें। आपका ड्रीम होना चाहिए, जाना चाहिए आपको। लेकिन सिर्फ़ उसी एक चीज़ पे इक्तफ़ा करके बैठ जाना कि मैंने जाना ही इधर है और 6 महीने, साल ज़ाया कर लेना, अपने आप को फ्रस्ट्रेट कर लेना, वो शायद जो है वो कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। आप उसको उस एलिमेंट को अपनी मर्ज़ी से स्किप कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद जो आपने बताया कि जॉब्स वगैरह का बिल्कुल ऐसे ही है। बिग 4 के आर्टिकल्स जब हों और उनकी एफ़िलिएशन अच्छी है, तो आप बाहर मूव करने में बड़ी आसानी होती है आपके लिए, ठीक है? और पाकिस्तान में भी क्योंकि उनकी जो मल्टीनेशनल कंपनी है मोस्टली तो आपकी जॉब उधर ही हो जाती है, ठीक है? आपने उधर ही काम किया होता है। बाकी जो अदर फर्म्स हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है कि जॉब वगैरह में उनके लिए कोई मुश्किलात हों ये वो। अगर आपको काम आता है, माशाल्लाह आप क्वालीफ़ाई कर जाते हैं, ठीक है? आप सीए फाइनलिस्ट भी हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो आपको अच्छी बेहतर जॉब मिल सकती हैं, कोई इसमें वो नहीं है और मार्केट में बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। मतलब मैंने ग्रुप्स वगैरह जॉइन किए हुए हैं तो उनमें हंड्रेड्स ऑफ जॉब रोज़ाना की पोस्ट हो रही होती हैं, ठीक है? और उनमें से कोई चंद एक तो कह सकते हैं जिनमें लिखा होता है कि फ्रॉम बिग 4 आर्टिकल्स हों, ठीक है? वो बिग 4 के प्रेफर्ड होंगे ये। बाकी में तो किसी में नहीं लिखा होता मतलब अगर हम 100 में से 5 को निकाल दें, 95 तो जॉब्स आपके लिए हैं, ठीक है? जिनके नहीं हो पाते। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे ही आपके सीए इंटर हो, आपने बिग 4 वगैरह में ट्राई ज़रूर करना है और थोड़ा बहुत सब्र भी कर लेना है, 1-2 महीने अगर कोई बात है तो कर लेना चाहिए, ठीक है? लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। आपको फिर इंडस्ट्री में मिलते हैं, आप अपने माइंड की क्लैरिटी देखें, गोल्स की, ऑब्जेक्टिव की और आप उसको आर्टिकल्स को स्टार्ट करें। मेन ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए कि मैंने क्वालीफाई करना है, ठीक है? और ना सिर्फ क्वालीफाई करना है बल्कि मैंने काम भी सीखना है और वो कोई भी फील्ड हो, ऑडिट में हो, टैक्स में हो, एडवाइज़री में हो, ठीक है? अपने हिसाब से आप जो चीज़ आपको अच्छा लगती है आप उसको परस्यू करें। इन शॉर्ट के अगर तो डिपेंड ये भी गोल्स पे करता है। अगर बिल्कुल, आपका है कि मैंने बाहर मूव करना है, तो आप कंसीडर सबको करना चाहिए। लेकिन उसमें रूट डिफरेंट हो सकते हैं। आई थिंक अगर एक बंदा है उसका बिग 4 में नहीं हुए, तो उसकी कोशिश होनी चाहिए मैं काम सीखूँ और विद इन आर्टिकल्स क्वालिफाई कर जाऊँ। बिल्कुल ऐसे ही, उसके बाद आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिल जाएँगी ईज़िली अगर आपने क्वालिफाई किया हुआ है बिग 4 में भी। बिल्कुल तो वो ऐसे ही। रूट चेंज हो जाएगा थोड़ा अगर आपने बाहर जाना है। अच्छा, इधर ना एक जी। मैं एक बात आपको जी, बता दूँ जी। अगर आपने अदर देन बिग 4 क्वालीफाई किया, काम आपको फिर भी आता है, जी, जी, ठीक काम है? बस ये है कि शायद टैग आपको ना लगाना है। थोड़ा रूट चेंज जी, करना रूट पड़ेगा। चेंज हो मतलब जाएगा। आप किसी अच्छी फर्म में जैसे कि अच्छी फर्म से मुराद है कि कोई इंटरनेशनल एफिलिएशन वाली फर्म में टाइम लगा लें, तो शायद आपके लिए वीज़ा प्रोसेसिंग बाहर और मूव बाहर करना मूव करना ईज़ी हो ईज़ी हो। आसानी हो जाए। अच्छा लास्ट पे हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट एज़ अ स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल, कि कैफ तक तो ये होता है कि जी 6 मंथ्स बाद आपके जो है पेपर आ जाने हैं। एक डेडलाइन होती है और वो पाकिस्तानी वहाँ की ओवरऑल भी आई थिंक नेचर है इंसान की जब डेडलाइन होती है ना तो आपका किसी चीज़ को लेके चलने का एक अलग तरीका का होता है कि डेडलाइन है मैं जल्दी कर लूँ। वो जो एक बिल्कुल ऐसे। कमिटमेंट होती है, डिसिप्लिन होता है वो बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन बंदा कर लेता है। लेकिन जब सीए फाइनल की बात करूँ और स्पेशली उन स्टूडेंट्स की जो अभी मतलब जिनकी अभी रजिस्ट्रेशन होनी है उनकी अटेम्प्ट या 1 ईयर बाद बन रही होगी या 1.5 ईयर्स बाद उसकी अटेम्प्ट बन रही होगी। तो ये बहुत लंबा ड्यूरेशन होता है उस बच्चे के लिए जिसने 6 महीने बाद पेपर दिए हैं कैप में और फिर अचानक से अब उसके साल बाद या 1.5 साल बाद पेपर हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे तो ही। ओवरऑल जो है इतना लंबा पीरियड में अपने उस मोटिवेशन को, डिसिप्लिन को किस तरीके से मेंटेन रखें? मतलब आपने इस चीज़ को किस तरीके से टैकल किया? आपने किस तरीके से क्या वजह थी कि आप जो है वो स्टडी की डिसिप्लिन में आप मेंटेन किया आपने इस चीज़ को? देखिए, आप जैसे ही कैट क्वालीफाई करते हैं ना, सबसे पहले प्रायोरिटी आपको फर्म ढूँढना चाहिए। फर्म जब मिल जाए आपने उस अपने प्रीवियस जो बैलेंस उसको मेंटेन ही रखना है, मतलब स्टडी आपने करते ही रहना है, ठीक है? तो फिर आपको ये गैप नहीं लगेगा, आपको ये नहीं लगेगा कि मुझे 1 साल बाद अटेम्प्ट देनी है या नहीं। आप यही करें कि मेरी 6 मंथ बाद ये अटेम्प्ट है। आप 2 पेपर उठाएँ, ठीक है? उनकी अच्छे से तैयारी करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है? मॉक एग्ज़ाम दें, जिस तरह हो रहे हैं मतलब कॉलेजेस के जिस अटेम्प्ट वाइज़ होते हैं। आप मतलब अपने आप को यही शो करवाएँ कि मैंने पेपर देने हैं, ठीक है? इस तरह करके भी आप इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। हुँ। दूसरा ये है कि आप इसको 3 पेपर उठा लें, ठीक है? आप एक दफ़ा लेक्चर कंप्लीट कर लें 6 मंथ में, ठीक है? उसके बाद आप जो है ना प्रैक्टिस कर लें। मैं अगर अपना बताऊँ तो मैंने पहले 2 पेपर स्टार्ट किए थे, ठीक है? उसके बाद मैंने 3rd पेपर जो है ना पिक किया था। लेकिन मैंने पूरे 1 साल के ड्यूरेशन में ना अपने आप को वही स्टूडेंट वाली फीलिंग्स जो है ना वही शो करवाई हैं। मैंने कहा कि कोई गैप नहीं है, पेपर होने हैं और उस तरीके से मैंने उस चीज़ों को मतलब जो है पढ़ता रहा हूँ चीज़ों को, स्टडी करता रहूँ, प्रैक्टिस करता रहूँ, ठीक है? और अपने आप को ना दूसरी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है सिंपल रखें, ठीक है? मतलब इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो जिससे आपका जो टाइम है वो वेस्ट हो या ज़्यादा टाइम लगे आपको, ठीक है?
सिंपल रखने का, तब मोबाइल से कम आप इसको जो है ना यूज़ करें, ठीक है। और दूसरी कोई अगर आपकी कोई इंटरेस्ट हैं, हॉबीज़ हैं, ठीक है, मतलब अगर आपको लगता है कि इनसे मेरा टाइम स्टडी जो है मेरी इफ़ेक्ट हो रही है, तो आप उसको कम करें। इन शॉर्ट के कैफ क्वालिफाई करने के बाद अगर आपको लेट्स सपोज मैं अगर बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन की बात करूं 6 महीने लग गए लेट्स सपोज इंडक्शन होने में, तो उसमें वो गैप ना आने, स्टडी स्टार्ट कर दें फौरन बिल्कुल आप से स्टडी स्टडी करें। स्टार्ट कर दें, गैप ना आने दें। और इस तरीके से ही करें कि मेरी 6 महीने बाद टारगेट इस तरीके से बनाए कि मैंने बिल्कुल ऐसे 6 महीनों में 2 बुक्स ये करनी है बिल्कुल और ऐसे अगले 6 महीनों में मैंने उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरीके से गैप ना आने दें ताकि वो फील ना हो, ये फीलिंग ना हो। बिल्कुल ऐसे तो इस तरीके से इंडक्शन सर्च आउट करें सबसे पहले, और फिर अपनी स्टडी पे फोकस करें। तो मुझे भी लास्ट पे मेरे लिए और बाकी स्टूडेंट्स के लिए क्या एडवाइस करेंगे कैप के और सीए फाइनलिस्ट ओवरऑल क्या एडवाइस अगर आप करना चाहें? देखें, जब जैसे आप सीए ज्वाइन करते हैं ना, बेशक आप पीआरसी के स्टूडेंट हैं, कैफ के स्टूडेंट हैं, आप सीए फाइनलिस्ट हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने टाइम को मैनेज करना, ठीक है। और टाइम को मैनेज आप तभी कर पाते हैं जब आप काम में और स्टडी में बैलेंस रखें, ठीक है। अगर आप हौसला स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए बड़ी मतलब एक जो है अहम चीज़ होती है टाइम मैनेज करना। अगर आप घर में पहले ऑलरेडी लाहौर से ही हैं या कराची से हैं, किसी भी बड़े सिटी से हैं, तो शायद आपके लिए कंपैरेटिवली जो कि हॉस्टल में रह रहे हैं, आसानी होती है, ठीक है। टाइम मैनेज करें आप, और स्टडी करें, और रेगुलर करें, कंसिस्टेंटली करें, ठीक है। ये ना देखें कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मैं लेट आ रहा हूँ, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं पढ़ूंगा, नहीं। आपने डे वन से ही रेगुलरली प्रैक्टिस करना है अपनी चीज़ों को, ठीक है। कोई भी स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, ठीक है, कोई भी आप टॉपिक पढ़ते हैं, उसको अच्छे से ग्रैस्प करें, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करें। और एक दूसरी चीज़, आप जब भी स्टडी कर रहे हो ना, क्योंकि आपको ना टाइम नहीं मिलना होता दोबारा इस तरह का शायद, तो आप इतने अच्छे अंदाज से बेहतर तरीके से करें कि जब आप इसको दोबारा रिवाइज करें ना, तो फिर सिर्फ रिवाइज करें। और रिवाइज का मतलब होता है कि आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन ह्यूमन मेमोरी एक दफ़ा उसको रिफ्रेश करना है बस, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को जो है ना देखें इस तरह के डे वन से ही अपनी स्टडी करें, रेगुलर करें, पढ़ें, मोटिवेशन को मेंटेन रखें, अल्लाह पाक की ज़ात पे यकीन रखें। और दूसरा मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत मुबारक है ना, कोई भी बुक अपने पास रखें, और फ्री टाइम में मतलब किसी भी टाइम निकाल के, अगर टाइम नहीं भी आपके पास, आधा घंटा, घंटा, जितना भी, आप वो ज़रूर पढ़ें। इन चीज़ों से आपकी तबीयत में निखार पैदा होगा, और आप चीज़ों को मतलब बेहतर तरीके से मैनेज कर सकेंगे। फिर आपको ना तो लोगों के रवैये टॉक्सिक लगेंगे, ना आपको फर्म्स के कल्चर टॉक्सिक लगेंगे। अगर लगेंगे भी गए, तो आप कोई ना कोई दरगुजर करेंगे, और कोई ना कोई इसमें से अच्छा रास्ता निकाल लेंगे, ठीक है। मतलब वो शेर है ना, वो कहते हैं कि शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाते जाते, ठीक है। तो आपने इस तरह चीज़ों को मेंटेन रखना है। दूसरा ये कि आपने उम्मीद अच्छी रखनी है अल्लाह पाक से, ठीक है। आप स्टडी करें, पढ़ें, रेगुलर पढ़ें, ठीक है। और आपको लगता है कि शायद मैं अभी फुली प्रिपेयर नहीं हूँ अटेम्प्ट के लिए, या मैं नेक्स्ट टाइम अपने इस पेपर को दे लूँगा, ठीक है, आप इवैल्यूएट कर लें चीज़ों को, ठीक है। लेकिन अपनी मोटिवेशन को मेंटेन रखें। अल्लाह की ज़ात पे जब आप यकीन रखेंगे, नमाज़ें पढ़ें, ठीक है, बड़ी ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, आपको रेगुलर चीज़ें बनाती, और कोशिश करें सुबह उठ के पढ़ें। मतलब देखें, अगर आप 9 बजे उठते हैं या 8 बजे उठते हैं, तो आपको दिन ऑलरेडी छोटा मिलता है, मतलब टाइम कम मिलता है। आप उस डे को ना इंक्रीज करें। वो कैसे कि आप जल्दी उठें, ठीक है, आप जल्दी सोएं, ठीक है। और सोया जा सकता है जल्दी, मतलब अगर आप हमसे थोड़ा जल्दी आ जाते हैं 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, तो आप उसको नमाज वगैरह पढ़ के आप सो जाएं, ठीक है। पढ़ लें, पढ़ा जाता है जितना। उसके बाद सुबह उठ के मतलब सुबह की जो स्टडी है ना, उसकी आदत आप लाजमी बनाएं, ठीक है। दूसरा ये कि उम्मीद अच्छी रखें। वो शेर है ना, वो कहते हैं कि अपनी कश्त है सरसब्ज अपनी कश्ते वीरां इस यकीन से, है सरसब्ज अपनी कश्ते वीरां इस यकीन से, आएंगे इस तरफ भी एक रोज अब्रो बारां, ठीक है। तो आपने इन चीजों को इस तरह मेंटेन रखना है, ठीक है। थैंक यू सो मच माजिद भाई, आपने टाइम दिया और इंशाल्लाह बहुत सीखने को मिला मुझे भी। और इंशाल्लाह आई होप सो कि आपको भी जो स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं बहुत कुछ मैंने इंशाल्लाह आज से शायद मेरी रूटीन में चेंजिंग्स आए आपकी वजह से। बिल्कुल ऐसे तो थैंक यू आनी सो मच, चाहिए आपने टाइम दिया। जी। अल्लाह हाफिज। थैंक यू आपका, आपने मतलब ये प्लेटफॉर्म दिया, आपने मुझे इनवाइट किया, ठीक है। मेरा भी यही था कि अगर मेरी बातों से या मेरी गाइडेंस से
बच्चों की हेल्प हो सकती है, वो इस चीज़ों को मतलब बेनिफिशियल हो सकता है उनको, तो मुझे ज़रूर बताना चाहिए, ठीक है? आखिर में मैं इल्लामा इकबाल का एक शेर जो है सुनाना जी, जी, चाहूँगा आपको। इरशाद, इरशाद। कहते हैं कि हम तो माइल बा करम हैं, कोई साइल ही नहीं। हम तो माइल बा करम हैं, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाएँ किसे, कोई रहवे मंजिल ही नहीं। और क्या आखिर बात में है! वो कहते हैं कि कोई काबिल हो तो शान हम कई देते हैं, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूँढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। ठीक है? तो जी बाकी बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।